नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को गहराई से समझ सकें। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा अध्याय नंबर 6 के प्रश्न उत्तर। जो आपको अध्याय के स्टार्टिंग में दे रखे महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी हम समझेंगे और अध्याय के जो लास्ट में दे रखे आपको एक्सरसाइज के तौर पर वो भी प्रश्न उत्तर हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि इससे पहले मैं जितने भी लेसन किए उसमें बच्चों का 1-2 बच्चों का कमेंट आया है कि वो कह रहे थे कि सर आपने क्वेश्चन है वो आंसर है वो लंबे-लंबे लिखवा दिए। तो देखिए जैसा आपका एग्ज़ामिनर पूछता है कि 150 शब्दों में लिखिए, आप एक 200 शब्दों में लिखिए, तो हमको उसको बड़ा ही लिखना पड़ेगा, उतने ही शब्दों में लिखना पड़ेगा। यदि आप 150 शब्दों के आंसर को 10 शब्दों में लिख दोगे तो आपके मार्क्स कैसे आएँगे? और दूसरा, मेरा ये कभी मकसद नहीं होता कि मैं आपको छोटा लिखवाऊँ या फिर बड़ा आंसर लिखवाऊँ। मेरा मकसद एक ही होता है कि मैं आपको क्वेश्चन के आंसर को समझा दूँ अच्छी तरह से, फिर आपसे चाहे वो 2 नंबर में पूछ ले, चाहे 10 नंबर में पूछ ले, चाहे 20 नंबर में पूछ ले, आप उसके आंसर को लिख सकें। तो मेरा काम है आपको क्वेश्चन समझाना और क्वेश्चन के आंसर को समझाना भी। वो आप अगर अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखने लगे ना, तो आपको कभी भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा कभी ये मकसद नहीं रहता कि मैं आपको ये 4 लाइनें हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेने दूँ और आप क्या करें, आप ऐसे का ऐसा इसको याद कर लें और न कभी ऐसी गलती कभी मत करना कि आप वैसे का वैसा आपका आंसर याद करें जैसा आप टीचर लिखवाता है। आप आंसर को समझिए कि सर आपसे पूछा क्या जा रहा है अभी। यदि आपसे कोई घर का पता पूछ रहा तो आपने कभी कॉपी में लिख रखा है क्या मेरे घर का पता ये है अभी। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी भाषा में उसको बता देते हैं। वो कहता है कि समझ में नहीं आया आपका घर कहाँ है? फिर आप थोड़ा-सा उसको और घुमा के बताते हैं कि इस गली में से जाना, वहाँ से जाना, आगे से जाना, क्योंकि आपने वो चीज़ें समझ रखी हैं। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को भी समझना है और आंसर को भी समझना है, चाहे फिर आपसे किसी प्रकार से पूछ ले, आप उसका आंसर लिख सकें। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको क्वेश्चन भी समझा दूँ और आंसर भी समझा दूँ। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप कंप्लीट बुक के क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो आप हमने आपके लिए अलग से एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है एनसीईआरटी बाय क्लास 7, ताकि आप अपनी जो क्लास 7 के विषय हैं, वो एक जगह पढ़ सकें। उस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको अपनी क्लास के सभी विषयों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँगे, वहाँ पर भी दोनों जगह आपको मिल जाएगी। वहाँ क्या है, वहाँ आपको ढूँढने में आसानी होगी, वहाँ सिर्फ़ आपकी क्लास 7 की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो चलिए, हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपकी शुरुआती मैंने 2 या 3 मिनट वेस्ट किए, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए, तो आपका पहला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल को कभी-कभी पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको मौर्योत्तर काल समझ में आना चाहिए भी। क्या आना चाहिए? मौर्योत्तर काल किस समय की बात कर रहा है ये? यदि मैं आपकी इसकी तारीख बताऊँ आपको, वो होगी आपकी 185 ईसा पूर्व। कौन-सी? 185 ईसा पूर्व। तो घटनाक्रम देखिए क्या पूछ रहा है और किस प्रकार से इसका आंसर होगा। एक बार मैं भारत का प्रतीकात्मक मैप बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आपको पता है कि मौर्य वंश जो आपके चंद्रगुप्त था, अशोक था, बिंदुसार था, वो सब उन्होंने भारत पर शासन किया और वे तीनों जो आपका मौर्य वंश था उसके महान शासक थे, कि सर हमें ये पता है कि तीनों मौर्य वंश के महान शासक थे और इन्होंने लगभग क्या कर लिया था, लगभग पूरे उत्तर भारत पे अपना कब्जा कर लिया था। आप कहेंगे यहाँ जो एरिया दिख रहा है ना, आप इस पूरे पे क्या कर लिया था इन्होंने, अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ तक उनका क्या था, आपका राज्य था। ये बात समझ में आ गई। और क्या था, उन्होंने जो मेन राजा था आपका मौर्य वंश का, वो यहाँ पाटलिपुत्र में रहता था। हाँ सर, ये बात भी पता है कि मेन राज्य पाटलिपुत्र में रहता था और उसने क्या किया कि छोटे-छोटे अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया। ठीक है? प्रांतों में विभाजित कर दिया और एक प्रांत का एक उन्होंने क्या छोड़ दिया कि एक राजा को ज़िम्मेवारी दे दी कि आपको हमारे ये प्रांत सँभालने हैं। ठीक है? तो ये आपको छोटे-छोटे दिख रहे हैं, छोटे-छोटे राजा हैं जो इसके अधीन है मेन राजा के। इस मेन राजा के क्या है ये, इसको मैं स्टार दे देता हूँ ताकि आप समझ आ जाए। इस मेन राजा के क्या है ये अधीन रहेंगे भी। ठीक है? तो मौर्य साम्राज्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जब अशोक के बाद अशोक की मृत्यु हो गई, तो अशोक के फिर जो उत्तराधिकारी आए, वो यहाँ के दुर्बल राजा थे। वे इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को
संभाल पाए भी। तो यहाँ पे इनका जो लास्ट राजा था मौर्यों का वो था आपका वृद्धरथ। कौन था? वृद्धरथ। और उसकी हत्या इसके सेनापति ने की। और जैसे ही सेनापति ने हत्या की तो ये जो राजा थे आपके क्या थे कि ये जो राजा थे इन्होंने क्या कर दिया, अराजकता फैल गई। क्या फैल गई? अराजकता फैल गई। ये सारे राजा आजाद हो गए कि हमारा मेन राजा है वो जा चुका है, मौर्य वंश का एंड हो चुका है। इसी समय को बोला जाता है मौर्योत्तर काल, जब मौर्य खत्म हो रहे थे। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, ये सारे राजा क्या हो गए, आजाद हो गए भी। इन्होंने क्या किया, अपने अपने आजाद राज्य स्थापित कर लिए। ये खुद के मर्जी के मालिक हो गए कि हम आजाद हैं। ठीक है। पहले जो सारी चीजें हो रही थी किसके अनुसार हो रही थी, जो भी साम्राज्य की सीमा थी इस राजा के अनुसार हो रही थी। जो भी कला थी, संस्कृति थी, हर प्रकार से जो भी रूल नियम थे, सीमाएं थी, वो सारी इसके अनुसार हो रही थी। लेकिन जैसे ही इस वंश का अंत हुआ, ये अनेक आपके स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। इसी को बोला गया पुनर्गठन। इसी को क्या बोला गया, पुनर्गठन। कि जैसे ही आपका मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ तो इसमें पुनर्गठन हुआ कि दोबारा गठन किसका हो गया, राज्यों का गठन हो गया। कहानी समझ में आ गई? अब इसके आंसर पे आ जाइए भी। ये कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, आपको दिख रहा है शायद मैं येलो कर देता हूँ इसको भी ताकि आपको साफ दिख जाए। तो मौर्य पतन के बाद अनेक राज्यों का उदय हुआ भी। अनेक राज्यों का या फिर आप बोल सकते हैं बहुत से स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। और पुराने क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ। अब तक तो पूरा क्या था, ये एक राज्य था। जो पुराने उन्होंने अधीन बना रखे थे ना, वो क्या हो गया, आजाद हो गए दोबारा से भी। ठीक है। पुराने क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ। इस काल में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथा कलात्मक क्षेत्रों में नए परिवर्तन हुए। राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुए कि नए नए राज्य बन गए, वो तो आपके राजनीतिक परिवर्तन हो गए। आर्थिक मतलब इन्होंने अपनी आर्थिक नीति अलग, पर पहले तो सारा काम इसके अनुसार चल रहा था। अब क्या हुआ कि राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। आर्थिक जो कर वगैरह लगाने थे इन्होंने सब अपने हिसाब से लगाए। पुराना जो मौर्य वंश की प्रणाली थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई थी। ठीक है। आर्थिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक क्षेत्रों में नए परिवर्तन हुए। इसलिए इसे पुनर्गठन का काल कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पुनर्गठन का काल कहा जाता है। और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आपको डिटेल से पढ़ाया। तो सबसे पहले मौर्योत्तर काल को पुनर्गठन का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत से स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ जो पहले मौर्य वंश के अधीन थे। ठीक है। उन्होंने कई प्रकार से राजनीतिक, आर्थिक, कलात्मक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। ये बातें आपको लिखनी है। ठीक है। क्लियर बात, कोई डाउट नहीं? अब भी आपको याद नहीं होता तो आपको दोबारा लेसन पढ़ने की आवश्यकता, लाइन टू लाइन। तो मैं मान के चलता हूँ पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया कि मौर्योत्तर काल को कभी कभी पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है। एक बार रिपीट करने की कोशिश कीजिए। मौर्योत्तर काल को पुनर्गठन का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मौर्यों के बाद जो पहले राज्य मौर्यों के अधीन थे वो क्या हो गए, नए राज्य के रूप में स्थापित हो गए। नए और स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गए। उन्होंने अपनी नई राजनीतिक सीमाएं बांधी भी, मतलब अपनी सीमाओं का विस्तार किया। पहले तो एक ही राज्य था, सिर्फ मौर्य साम्राज्य था, लेकिन बाद में छोटे छोटे बहुत से हो गए जिन्होंने कई राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन किए। राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन आप याद रखना, किसी प्रकार से आप उससे लिख सकते हो। आपको ये बातें जरूर लिखनी होगी। ठीक है। स्क्रीन शॉट लेना, आप स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए। ठीक है। वह कौन से मूल्य और सिद्धांत है जिन्होंने इस काल के सम्राटों का मार्गदर्शन किया। अब आप कहेंगे कि कौन से मूल्य और सिद्धांत, मूल्य और सिद्धांत मतलब कौन से गुण थे भाई। आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे राजाओं ने अपने क्या कर लिए, स्वतंत्र राज्य बना लिए। अब कहता है कि ये जो राज्य थे, ठीक है, और थोड़े से मौर्य थे। ठीक है। मौर्यों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। तो इन्होंने किन नैतिक मूल्यों का पालन किया, मतलब कौन कौन से गुण थे उनमें भी। ठीक है। तो गुण आपको बताने हैं भी। ठीक है। तो उनके मेन गुण वो क्या है आपके, वो थे इस काल के सम्राटों में भी धार्मिक सहिष्णुता भी। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब आपको सब थोड़ा सा अटपटा लगता होगा। इसका मतलब है कि वो जो सम्राट थे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। यदि आप पॉइंट बना के रखे ना तो वहां लिखेंगे कि ये सम्राट सभी धर्मों का सम्मान करते थे भी। सभी मतों का सम्मान, मत होता है आपका विचार अलग अलग, कोई बौद्ध है, जैन है, आपका आजीवक है, अलग अलग विचारिक जो थी ना, तो हर सभी मतों का सम्मान करते थे। जन कल्याण के कार्य करते थे, प्रजा की भलाई की वो कार्य करते थे। न्याय प्रिय थे।
ठीक है, दान देते थे और आत्म संयम मतलब खुद खुद पर संयम रखना जैसे मूल्यों को अपनाया। उन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति के विकास को भी प्रोत्साहन दिया, ये आपको याद करना है। चीजें क्लियर, आपको पता है कि राजा में क्या गुण होने चाहिए भी। तो ये हमारे भारतीय राजा थे, ठीक है, जो पुराने राजा थे, तो इनमें ये गुण तो होने ही थे। कौन से? एक तो मेन कि ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे, ये न्यायप्रिय थे, जनता के भले के लिए काम करते थे और इन्होंने किसका विकास किया? कला और साहित्य के विकास में और संस्कृति के विकास को भी प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा दिया भी। लिख दोगे? कोई डाउट नहीं। तो राजा के गुण आपको पता है, जरूरी कि आपको एक राजा की यही गुण होते हैं जो होने चाहिए भी। बाद में जो हमारे दूसरे राजा विदेशियों ने हमने आक्रमण किया, उसमें ये गुण नहीं थे। वो क्या थे? कट्टर थे, अपने धर्म के प्रति क्या थे? कट्टर थे। वो सिर्फ अपने धर्म को फैलाना चाहते थे और दूसरे धर्मों को नहीं मानते थे। लेकिन ये जो भारतीय राजा थे, पुराने सम्राट जो आप पढ़ रहे, मौर्य मौर्य लगा लीजिए आप, चाहे मौर्योत्तर काल के बाद के राजा लगा लीजिए, उन सभी में ये गुण मौजूद थे। ठीक है, 3 गुण तो आपको मेनली याद रखने हैं। एक तो उनका क्या? सभी धर्मों का सम्मान करना, दूसरा जन कल्याण के कार्य करना, ठीक है, और तीसरा क्या है? साहित्य व संस्कृति का विकास करना भी, उनको बढ़ावा देना। 3 तो आप जरूर लिखेंगे, बाकी आप एक राजा के जो भी गुण हैं वो लिख सकते हैं। अभी विदेशी आक्रमणकारियों ने किस प्रकार भारतीय समाज में समाहित होकर सांस्कृतिक संगम में योगदान दिया अभी? ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या है कि विदेशी आक्रमण हुए थे, ठीक है, इस समय में आए थे, आपके शक आए थे, कुषाण आए थे, ठीक है, और आपके इंडो पार्थियन आए थे, ठीक, वो बहुत से आपके क्या आए थे? विदेशी आक्रमणकारी आए थे। तो उनसे पूछ रहा कि जो भारतीय समाज था अभी, उसमें समाहित होकर उनके साथ मिलकर जो संस्कृति है, संस्कृति संगम है, उसमें किस प्रकार से योगदान दिया था। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब उन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया होगा अभी? अगर वो अपने कुछ गुण लेके आए होंगे, उन्होंने अपने गुणों को भारतीय समाज में जो गुण थे उसके साथ मिक्स किया होगा अभी। मतलब उन्होंने जिस क्षेत्र पे राज किया होगा ना, किसी भी भारतीय क्षेत्र को अधीन किया होगा, उसमें कुछ गुण अपने जो संस्कृति थे उसके मिलाए होंगे। जैसे अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने क्या किया? जो उनकी संस्कृति थी, जैसे कि आपकी कोट पैंट पहनना, भाषा थी, वो सब फैलाई। ठीक है, तो इसी प्रकार इन्होंने किया। विदेशी शासन भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ के समाज में घुल मिल गए भी। तो उस समय जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे ना, उन्होंने भारतीय संस्कृति को बदलने का प्रयास नहीं किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन से बात की काल हो रही है? मौर्योत्तर काल की बात हो रही है कि उस समय जो विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आए, उन्होंने भारतीय संस्कृति को बदलने का प्रयास नहीं किया। वो भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। क्या हो गए? घुल मिल गए। उन्होंने भारतीय धर्म, भाषा, कला और परंपराओं को अपनाया। उन्होंने जो भारतीय धर्म थी, जो भारतीय भाषा थी, जो भारतीय रीति-रिवाज थे, उनको अपनाने का प्रयास किया भी। ठीक है? और तथा गांधार और मथुरा जैसी मिश्रित कला शैलियों के विकास में योगदान दिया। तो उस समय एक कला थी, जो मूर्ति निर्माण की कला ना, वो थी आपकी गांधार और मथुरा। तो इन दोनों कला की मिश्रित आपकी क्या हुई? कला विकसित हुई भी। गांधार आपकी ये भी एक मूर्ति कला का है और ये मथुरा भी, दोनों को मिक्स करके नई शैली का क्या हुआ? विकास हुआ। ये बात आपको लिखनी है, ये उदाहरण के तौर पर है आपकी, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको यही लिखना है अभी। ठीक है, उन्होंने क्या किया? भारतीय संस्कृति को अपनाने का प्रयास किया अभी। ठीक है, और उन्होंने दोनों संस्कृतियों के मेल से एक नई संस्कृति का विकास किया। ये बात आप लिख देना अभी। ठीक है, उन्होंने अपनी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के मिलाप से नई संस्कृति का उन्होंने विकास किया नहीं। मतलब उन्होंने किसी प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश नहीं की कि भारतीय संस्कृति को दबाया जा सके। उन्होंने उनकी खुद की संस्कृति और जो भारतीय संस्कृति थी उसके मिलाप से एक नई संस्कृति को जन्म देने की कोशिश की भी। ठीक है, जन्म देने की या विकास करने की कोशिश की, उसका ये उदाहरण है। गांधार और मथुरा जैसी मिश्रित कला शैली है। जो गांधार शैली उनकी थी, मथुरा शैली आपकी भारतीय थी, तो दोनों के मेल से नई शैलियों का विकास हुआ भी। अब यही मौर्योत्तर काल को पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है अभी? ये तो हमने कर लिया ना, दोबारा आ गया अभी। अब आपका एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ संगम साहित्य पर 150 शब्दों का एक लेख लिखिए। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, एक बार मैं इसके क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ कि आपको क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया पीडीएफ में भी, ताकि फिर बाद में आप कमेंट करेंगे कि सर क्वेश्चन मिस हो गया, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर देता हूँ अभी। और तब तक भी आप क्या कीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आप ये ज़रूर बता दीजिए अभी।
कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं अभी? एक था ना वो ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है भाई, कौन-कौन सी मतलब ये सेम वही है कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने जिसके आधार पे सम्राटों ने अपना शासन चलाया अभी, ये आपसे पूछा गया है अभी। मौर्य काल को पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट है 100 ठीक है, हाँ, सही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन आ चुका विदेशी और ये आपके जो मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम में देखने को जो क्वेश्चन मिलेगा ना, वो यही मिलेगा मौर्योत्तर काल को पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है? नोट कर लेना अभी अच्छी तरह से। विदेशी आक्रमणकारियों ने किस प्रकार भारतीय समाज में समाहित होकर हमारी संस्कृति संगम योगदान दिया तो आपको बता दिया उन्होंने क्या किया एक नई संस्कृति का विकास करने की कोशिश की ठीक है जो क्या थी हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति का मिला जुला रूप था उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं गांधार और मथुरा जैसी मिश्रित ये दोनों क्या मिश्रित जो गांधार कला थी ना ये भी क्या थी उनकी और हमारी शैली का क्या था मिश्रण था मौर्य काल को पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है ये हमने पढ़ लिया संगम साहित्य पर 150 शब्दों में लेख लिखिए भी अब आपसे बताया जा रहा है कि संगम साहित्य में 150 शब्दों पे लिखिए और यदि आप इसको 10 शब्दों में लिख देंगे तो कैसे काम चलेगा भी ठीक है तो हम लिखेंगे जो संगम साहित्य है उसका पहले आपको टाइम लिखना है इसमें आपको टाइम नहीं दे रखा 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का समय था भी उस समय जितने भी ग्रंथ साहित्य लिखे गए उनको इस संगम साहित्य में समाहित किया गया संगम साहित्य था क्या भी वो साहित्य जो लिखा तो काफी साल पहले काफी सालों से लिखा गया था कई तो 10,000 साल का समय बताते लेकिन मेनली इसका समय बताते हैं आपको 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच ये लिखा गया था संकलित किया गया था इसको इकट्ठा किया गया जितने भी जो ग्रंथ थे वो इकट्ठे किए गए थे उनको एक नाम दिया गया था संगम साहित्य संगम साहित्य दक्षिण भारत का प्राचीन तमिल साहित्य है भी क्या है प्राचीन तमिल साहित्य ये भी जो दक्षिण भारत का जो तमिल साहित्य है ना तो वो साहित्य इसमें तमिल साहित्य का मतलब जो भी आपकी किताबें लिखी गई ग्रंथ लिखी गई वो सारी इसमें सम्मिलित है इसमें प्रेम वीरता उदारता समाज संस्कृति तत्कालीन जीवन का सुंदर वर्णन मिलता है इसमें जो दक्षिण का है ना तो दक्षिण के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है दक्षिण भारत में समय आपको बता दिया 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बाद तक का यह हमें जो मेन है ना मेन जानकारी किसकी देता है चोल चेर पांड्य राज्यों के इतिहास सामाजिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक परंपराओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है ये जो साम्राज्य थे ना चोल चेल पांड्य तीन है तीनों के तो नाम आपको उनके बारे में उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी प्रशासनिक व्यवस्था थी उनका जो जीवन था उनकी जो संस्कृति थी उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारियां प्रदान करता है इसलिए संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है यदि आपको दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा संगम साहित्य पढ़ना पड़ेगा वहां से आपको दक्षिण भारत के इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी इसके अतिरिक्त आप क्या लिख सकते हैं इसमें आप संगम साहित्य के एक दो ग्रंथ का नाम लिख सकते हैं कि ये ग्रंथ संगम साहित्य में सम्मिलित है चलिए क्लियर आपकी अब हम बात करते हैं इस अध्याय में उल्लेखित किन शासकों ने अपनी उपाधि में माता का नाम सम्मिलित किया उन्होंने ऐसा क्यों किया ठीक है अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो आपके शासक थे सातवाहन शासक थे भी ठीक है तो यहाँ पे एक शासक का नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी भी क्या था गौतमी पुत्र सातकर्णी उसका नाम क्या था सातकर्णी था क्या था सातकर्णी भी ठीक है लेकिन उसने अपने नाम में क्या है अपनी माता का नाम सम्मिलित किया ये आपका सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मौर्योत्तर काल को पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है उसके बाद आपके एग्जाम में वो नहीं आता ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपनी माता गौतमी बलसरी का नाम अपनी उपाधि में शामिल किया उन्होंने अपनी माता के सम्मान तथा उनके महत्वपूर्ण योगदान और प्रभाव को दर्शाने के लिए किया था भी और कोई शासक भी था क्या आपका शायद एक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी था भी क्या था विशिष्टि पुत्र पुलवामी दूसरा यही था आपका एक तो क्या था गौतमी पुत्र सातकर्णी और एक बता दूं इसी वंश का शासक था ठीक है
पुलुमावी। क्या था? पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ठीक है, तो ये आपको दोनों के नाम याद रखने आपको, और आपको एक ही नाम याद रखना है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपनी माता, उसकी माता का नाम था गौतमी, बलसरी का नाम अपनी उपाधि में शामिल किया गया। ठीक है, तो उसकी माता का क्या नाम था? गौतमी था, उन्हें शामिल कर लिया, और पूरा नाम क्या लिखता था आपका? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो एक बार इसको नोट कीजिए भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट दे लीजिए, और कोई डाउट हो तो अपना तब तक कमेंट कर दीजिए भी। ठीक है, क्लियर है। अब एक और नाम लिखना चाहें तो आप वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी भी, क्या है? वाशिष्ठी भी बोल देते हैं, और कई बार क्या है, सॉरी भी, इस प्रकार से अलग अलग इसका जो है ना, ये जो ट्रांसलेशन है तमिल से दिया गया, वशिष्ठी पुत्र आपका क्या था? पुल्लुवावी भी। क्या था? पुल्लुवावी भी। ये भी आपका सातवां वंश का शासक था। इन्होंने देखो, इसकी माँ का नाम क्या था? इनकी माँ का नाम था वशिष्ठी, तो अपने अपना नाम क्या लिखा? वशिष्ठी पुत्र पुलुवावी भी। ठीक है, तो ये इन्होंने क्यों शामिल किया, ये भी तो पूछा गया है। आपने शासकों के नाम बता दिए कि जो आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुवावी भी। ठीक है, उन्होंने अपनी माँ के नाम को अपने नाम में शामिल किया, या फिर अपनी माँ के नाम की उपाधि को अपने धारण की भी। ये बात आप लिख सकते हैं। और उसके बाद क्यों किया भी? उन्होंने अपनी माता के लिए सम्मान, उनके महत्वपूर्ण योगदान और उनके प्रभाव को दिखाने के लिए अपने नाम में शामिल किया था, अपनी माँ का नाम में। क्लियर है बात? किस लिए शामिल किया था? अपनी माँ के प्रति सम्मान, प्रभाव को दिखाने के लिए क्या किया था उन्होंने? अपने माँ का नाम अपने नाम में शामिल किया था। चीजें पता लगी? क्या किस लिए? प्रभाव दिखाने के लिए, अपनी माँ के प्रति सम्मान और उनका योगदान और उनके प्रभाव को दिखाने के लिए नाम सम्मिलित किया था। चीजें क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें। दोनों के नाम आप लिख देना, वरना एक तो आप जरूर याद रखे भाई। इस अध्याय में वर्णित किसी एक राज्य जो आपको रोचक लगता है के विषय में 250 शब्दों का एक लेख लिखिए। बताइए भी, 250 शब्दों में लेख ले रखा है, और आप कहते हैं सर क्वेश्चन आंसर छोटे करवा दीजिए, कैसे काम चलेगा भी? आपने उस राज्य का चयन क्यों किया? अपना लेख कक्षा में प्रस्तुत कीजिए, और यह जानने का प्रयास कीजिए कि आपके सहपाठियों ने कौन-कौन से राज्यों का सर्वाधिक चयन किया है। तो आपने इसमें पढ़ा था, जो भी राज्य इसमें पढ़े, चोल, चेर, पांड्य, जो भी आपको याद हो, जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी, चाहे वो सातवाहन वंश हो, चाहे कोई भी वंश हो, तो वो उसके बारे में आपको लिख देना है। अब ये मत कहना कि सर आप जय लिखवा दोगे। आपको हो सकता है किसी बच्चे को चोल पसंद आए, किसी को चेर पसंद आए, किसी को पांडे पसंद आए, किसी को सातवाहन के बारे में मजा आए पढ़ते समय। आपको पसंद, जब हम लेसन पढ़ रहे थे ना, आपको लाइन टू लाइन लेसन आपने पढ़ा, उसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख देना भी। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको लिखा है कि मुझे चोल राजा सबसे अधिक रोचक लगता है। चोल शासक क्यों लगता है अभी? जैसे किसी को सातवाहन लगे भी, मुझे तो सातवाहन का जो राजा था ना वो सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि उन्होंने एक तो जनता के भलाई के काम करवाए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अपनी माँ के प्रति सम्मान दिखाने के लिए अपनी माँ के नाम को अपने नाम में शामिल किया। तो हो सकता है किसी को ये बात अच्छी लगी। जरूरी नहीं कि आपको जो टीचर ने लिखवाया है वही रट्टा आपको मारना है। आप पढ़ लीजिए, जो भी राज्य आपको अच्छा लगे उसकी 5-10 लाइनें आप लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। चोल शासकों ने सिंचाई, व्यापार और प्रशासन का उत्कृष्ट विकास किया। चोल जो शासक करिकाम द्वारा बनवाया गया कलनई बांध आज भी उपयोग में है, इसलिए मैंने चोल राज्य का चयन किया। एक दो बातें और लिख सकते हैं अभी। ठीक है, मैं इसको 10 लाइनों का लिखवा सकता था, 20 लाइनों का, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको बस किसी राज्य के बारे में लिखना है अभी, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखिए, कल्पना कीजिए कि ये क्वेश्चन किस लिए दिए गए हैं, जो एग्जाम में आने लायक थे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है? उन्होंने अपनी माँ का, किस शासक ने अपनी माँ का नाम अपने नाम में सम्मिलित किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये है आपकी सोच विकसित करने के लिए। आप खुद समझदार बने, कि टीचर के भरोसे न रहे कि आप खुद से इसका आंसर करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपको एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ अभी, आप राजा बन गए हैं अभी। क्या है? आप किसी क्षेत्र के राजा बन गए हैं। आप कौन सा राज चिन्ह चुनेंगे और क्यों भी? आपको राज चिन्ह चुनना, आपका निशान चुनना है। जैसे पार्टी बनाते हैं ना, मान लो कि आप पार्टी बना रहे हैं, आपको अपना चिन्ह चुनना, कौन सा और क्यों। आप एक शासक के रूप में कौन सी उपाधि धारण करेंगे, मतलब आपने आपको क्या कहना चाहेंगे भी। ठीक है, क्या नाम देंगे अपने आप को,
नहीं मतलब अपने नाम के आगे क्या लगाएँगे? उपाधिधान मतलब अपने नाम के आगे क्या लगाएँगे? जैसे सातवां वाला नहीं पढ़ा? उन्होंने क्या लगाया अपने नाम के आगे? अपनी माँ का नाम लगाया अभी। तो आप क्या लगाना चाहेंगे? कि वैसे में एक लेख लिखिए जिसमें राज्य के मूल्य हो, मतलब कि राज्य में क्या-क्या चीज़ें होंगी, किसके साथ भेदभाव, किस प्रकार से राज्य चलेगा वो लिखना है। नियम लिखने हैं और विशेषताएँ सम्मिलित और क्या आपके राज्य में खास होंगी भी। मैं अपने राज्य का राज चिन्ह अशोक चक्र चुनूँगा भी। क्या चुनूँगा? अशोक चक्र चुनूँगा। हो सकता है कि आप तलवार चुन लें भी, हो सकता है आप धनुष चुन लें, हो सकता है आप भैंस चुन लें, हो सकता है आप गाय चुन लें, हो सकता है आप शेर चुन लें भी। आपकी मर्ज़ी है, राज्य आपका है भी। ठीक है? यह न्याय और प्रगति का प्रतीक है। मेरी उपाधि लोकहित सम्राट होगी भी। ठीक है? तो मैं ये कह रहा है कि मेरी उपाधि जो मेरे नाम के आगे लगाऊँगा, वो लगाऊँगा मैं लोकहित। ठीक है? जैसे आपका नाम मान लेते हैं क्या मानोगे? अशोक मान लेते हैं आपका नाम, तो आप कहेंगे लोकहित सम्राट अशोक। क्या कहेंगे? लोकहित सम्राट अशोक। ठीक है? हो सकता है कि कोई कहे मैं तो वीर बहादुर लगाऊँगा भी, तो आप कहेंगे वीर बहादुर सम्राट आपका अशोक। ठीक है? ये उपाधि आपको आगे लगानी है। ठीक है? तो आपको देखना है कि आप क्या उपाधि लगाएँगे, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? मेरे राज्य में शिक्षा, समानता, न्याय, पर्यावरण संरक्षण तथा सभी धर्मों के सम्मान को सर्वोत्तम महत्व दिया जाएगा और कहता है कि मेरे राज्य में जो होगा वो क्या होगा? शिक्षा होगी, समानता होगी, न्याय होगी, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी, सभी धर्मों के सम्मान को सर्वोत्तम दिया जाएगा। आप रूल बना दें कि मेरे राज्य में क्या होगा? सभी धर्मों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, जो मेरा धर्म है उसी को सभी धर्मों को मानना पड़ेगा। आपको रूल बनाने, आपको अपनी मर्ज़ी से लिखना है अभी, यहाँ से रट्टा नहीं मारना। और कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो लेना है स्क्रीनशॉट, हमें तो यही हमने लिखेंगे भी। ठीक है? तो ये मेरे समझाने का कि आप किसी प्रकार से लिख देंगे, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें अभी। ठीक है? अब है आपका कि मौर्योत्तर का जो वास्तुकला विकास था ना, जो इमारतें बनवाई वास्तुकला जो बिल्डिंग इमारतें बनवाई, वो आपको दिखानी है। तो सबसे पहले देखिए आपको मानचित्र में बरहुत स्तूप आपको दिखाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश पता होना चाहिए, काल्य गुफा महाराष्ट्र पता होनी चाहिए, उड़ीसा आपको पता होनी चाहिए, मथुरा उत्तर प्रदेश, साथ ही मध्य प्रदेश जैसी प्रमुख स्थापना स्थलों को चिन्हित कीजिए। चलो करके दिखाऊँ आपको एक बार इसको? तो चलिए, पहले तो आपको भारत का मैप जो आपको मिलेगा, भारत के राज्य पता होने चाहिए। राज्य में आप थोड़ा बहुत स्थान दाएँ-बाएँ कर सकते हैं। जैसे ये आपका भारत का मैप हो गया प्रतीकात्मक भी। मैं मैप करवाऊँ आपको जल्दी? जो लाइन बाय सीरीज़ है उसमें जो मैप करवाऊँगा ना आपको, जो पहले पार्ट में ही मैप दे रखा है 7th क्लास में शायद भारत की भौगोलिक विविधता, उसमें क्या भारत के राज्य और राजधानियाँ हैं और एक मैप में भारत का भौतिक मैप है, वो भी मैं आपको करवाऊँगा। तो इसलिए कहता हूँ कि एक बार लाइन टू लाइन जो पढ़ा है उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, जो रिवीजन बैच है उसको कर लीजिए, ठीक है? क्वेश्चन आंसर कर दीजिए, फिर क्या बचेगा अभी? जब आप बड़े होंगे, नौकरी लगेगी ना, जब आपको नौकरी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, आप दोबारा से आएँगे इन्हीं लाइन बाय लाइन लेक्चरों को पढ़ने के लिए, तो इसलिए आप इस चक्कर में न रहे कि हमें पढ़ कर क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करके पास हो जाएँगे। अब तो आप पास हो जाएँगे, लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें समझनी चाहिए, जो आगे आपके काम आएगी, वो आप उससे अछूते रह जाएँगे। तो चलिए, तो चलते भी। सबसे पहले बरूद स्तूप है आपका मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश आपका कहेंगे सर यहाँ भी सीखने में मिलेगा, चलो हमने ये बरूद स्तूप बना दिया, ठीक है? उसके बाद कार्ले गुफा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र आपका यहाँ से हमने ये कार्ले गुफा बना दी थी, ठीक है? उसके बाद ये आपकी पितलखोरा गुफा है, ये भी महाराष्ट्र में, ये हमने यहाँ पर बना दी हुई, ठीक है? उसके बाद आपकी उदयगिरी और खंडगिरी गुफा है ओडिशा में, ओडिशा आपका यहाँ से हमने उड़ीसा यहाँ बना दी। मथुरा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश आपका यहाँ से मिलेगा मध्य प्रदेश के थोड़ा सा साइड में, यहाँ हमने ये बना दिया। सांची आपका मध्य प्रदेश में, फिर हमने ये यहाँ पर बना दिया। बस आपको इस प्रकार मैप में बनाने हैं और आपको मैप अगर एग्जाम में आपके मैप आएगा ना, तो आपको खाली मैप आएगा जिसमें हो सकता है कि राज्यों की सीमाएँ भी ना दे रखी हो, तो आपको भारत का मैप बनाना आना चाहिए। तो कोशिश करूँगा मैं भारत के मैप आपको सिखाने की। तो आप बताइए कि आज आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए या नहीं आए? आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ हमको समझ में आ गई, ताकि मैं आगे वाले जो आपके क्वेश्चन आंसर कराऊँ, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो हम मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले लेसन के क्वेश्चन आंसर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। और मैप आपको इस प्रकार से बढ़ना है अगर बढ़ना चाहते हैं तो।